क्या आप भी यूजीसी नेट में आने वाली रिसर्च मेथोडोलॉजी से परेशान हैं? क्या आप भी शोध विधियों के उन खतरनाक क्वेश्चन से परेशान हैं जो सॉल्व आसानी से नहीं होते? तो अब उससे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपके लिए आज रिसर्च मेथोडोलॉजी की इतनी शॉर्ट ट्रिक लेकर आया हूं कि इसको एक बार देखने मात्र से ही, मैं गारंटी देता हूं, इसको एक बार देखने से ही आपके मन की सारी दुविधाएं शोध विधियों रिसर्च मेथोडोलॉजी को लेकर खत्म हो जाएंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित। चलिए शुरू करते हैं। इसको और आसानी से समझने के लिए मैं आपके लिए एक मंत्र लेकर आया हूं जिसे मैंने नाम दिया है सर कॉप विद फास्ट डेटा। क्या नाम है इसका? सर कॉप विद फास्ट डेटा। आगे आप समझेंगे कि इसको ये नाम क्यों दिया गया है। रिसर्च मेथोडोलॉजी में सबसे पहले हम सैंपलिंग की बात कर लेते हैं। सैंपलिंग में आपके पास कितनी तरीके की सैंपलिंग आई? रैंडम सैंपलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, स्नोबॉल सैंपलिंग और क्वोटा सैंपलिंग। रैंडम सैंपलिंग क्या होती है? मान लीजिए आपके पास एक टॉफी का डिब्बा है, ठीक है। अब आप इस टॉफी के डिब्बे को एक जनसंख्या समूह भी समझिए। आपके पास उसमें 100 टॉफियां यानी 100 लोग हैं। आपको उसमें से चाहिए कितने? केवल 10। तो आप क्या करेंगे? आप पूरा हाथ उस डिब्बे में डालेंगे सिर्फ 10 टॉफी लेने के लिए। आप उसमें से टॉफी का अलग अलग फ्लेवर चूज नहीं करेंगे कि एक चॉकलेट चाहिए, एक दूध वाली चाहिए, एक क्रीम वाली चाहिए, वेनिला वाली चाहिए। आप क्या करेंगे? बस डिब्बे में हाथ डालेंगे और 10 टॉफी रैंडमली निकाल लेंगे। याद रखिएगा, 10 टॉफी रैंडमली निकाल लेंगे। ऐसे ही आप उस एक जनसंख्या समूह में से 10 लोगों को रैंडमली निकाल देंगे। वो चीज क्या होती है? वो होती है रैंडम सैंपलिंग। फिर आती है स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग को आप स्तरीकरण वाली शोध विधि भी समझ सकते हैं। आप इसको और आसान परत दर परत वाली भी समझ सकते हैं। कैसे? मान लीजिए एक विद्यालय में रिसर्च होनी है जिसमें 50 लड़के हैं और उसी विद्यालय में 30 लड़कियां भी हैं और उसी विद्यालय में 20 क्या है? अन्य यानी अदर जेंडर्स है। तो आप क्या करेंगे? आप पहले 50 लड़कों की रिसर्च करेंगे, आप फिर 30 लड़कियों पर रिसर्च करेंगे, फिर आप 20 अन्य पर रिसर्च करेंगे। वो उसके ऊपर एक परत दर परत पड़ती गई, 50 की, 30 की, 20 की, या उसको ऊपर से नीचे भी ला सकते हैं, 50, 30 और 20। फिर क्या करते हैं? फिर हम करते हैं इसी परत को हम स्नोबॉल सैंपलिंग में समझते हैं। स्नोबॉल सैंपलिंग में क्या होता है? आपने कभी फिल्मों में या आप कभी परिवार के साथ बर्फीले पहाड़ों पर घूमने गए हो तो आपने देखा होगा, आपने एक बर्फ की गेंद देखी होगी, है ना। वो बर्फ को इकट्ठा करके एक बॉल बना लेते हैं। स्नो यानी बर्फ, बॉल यानी गेंद यानी बर्फ की गेंद। अब आप उसको पूरी बर्फ पर ऐसे ऐसे घुमाते रहिए, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। तो वो क्या होगा? वो धीरे धीरे बर्फ की एक बड़ी परत को लपेटकर पहली वाली गेंद से बड़ी गेंद, ये कौन सी सैंपलिंग कहलाती है? ये कहलाती है स्नोबॉल सैंपलिंग, जिसपे एक के बाद एक लेयर यानी परत चढ़ती रहती है और वो छोटे से शुरू करके यानी सूक्ष्म से शुरू करके वृहद तक पहुंच जाती है। वो एक छोटे से बड़े का रूप ले लेती है। जैसे आपको एक गड्ढा खोदना है तो आप क्या करते हैं? आप पहले एक फावड़ा मारते हैं, फिर दूसरा, तीसरा। देखेंगे कि धीरे धीरे उस वो जो छोटा सा जहां पर एक निशान बना था फावड़ा लगने से, अब वहां पर बहुत बड़ा 20 फीट का गड्ढा बन गया है। वो स्नोबॉल सैंपलिंग। फिर आता है क्वोटा सैंपलिंग। क्वोटा सैंपलिंग क्या है? क्वोटा सैंपलिंग है, आपने हमेशा सुना होगा कि किसी एक जाति को, किसी एक कास्ट को इतना प्रतिशत कोटा मिल रहा है विद्यालय में पढ़ने में, किसी एक को इतना प्रतिशत कोटा मिल रहा है सरकारी नौकरी में, किसी एक को इतना प्रतिशत कोटा मिल रहा है इलाज मुफ्त कराने में। तो वो क्या होती है? क्वोटा सैंपलिंग। फिर आता है आपका इंडक्टिव और डिडक्टिव अप्रोच, यानी निगमन और आगमन। निगमन और आगमन विधि, ठीक है। इसको और अच्छे से आसानी से समझते हैं। पहले तो आप एक ट्रिक को फॉलो कीजिए। इंडक्टिव डेटा से थ्योरी की तरफ, ठीक है। इंडक्टिव मेथड कैसा होता है? डेटा से थ्योरी की तरफ जाता है। डिडक्टिव क्या होता है? थ्योरी से डेटा की तरफ जाता है। समझ में आ रही है ना? डिडक्टिव जाता है थ्योरी से डेटा की तरफ और इंडक्टिव जाता है डेटा से थ्योरी की तरफ। अब मान लीजिए इमाइल दुर्खाइम ने कौन सी बुक लिखी थी? दी सुसाइड। क्या लिखा था? दी सुसाइड। कब लिखा था? 1948 में। अब दी सुसाइड में उनके पास डेटा आया कि 500 लोगों ने आत्महत्या की है। कितने लोगों ने? 500 लोगों ने आत्महत्या की है। अब ये 500 लोगों का डेटा लेकर उन्होंने कौन सी किताब लिखी? दी सुसाइड।
ठीक है, तो ये कौन सा हुआ, पहले उनके पास आया डेटा, फिर उन्होंने लिखी एक थ्योरी, तो ये क्या बनेगा, इंडक्टिव। ठीक है, ये क्या बनेगा, इंडक्टिव मेथड। अब इसी को हम फ्लिप कर लेते हैं, बहुत आसानी से समझेंगे जिससे आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना आए इंडक्टिव और डिडक्टिव समझने में। बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर इंडक्टिव और डिडक्टिव में ही कंफ्यूजन है, ये चीज क्या है यही समझ में नहीं आ रहा है। फिर आता है डिडक्टिव, देख लेते हैं डिडक्टिव क्या होता है, थ्योरी से डेटा की तरफ। अब इसको फिर से हम इमाइल दुर्कheim में समझेंगे, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए इमाइल दुर्कheim ने सोचा कि मैं दी सुसाइड करके एक किताब लिखूंगा, उन्होंने सोचा मैं दी सुसाइड करके एक किताब लिखूंगा, तब ही वो खोज करने गए और उनको मिला 500 लोगों की सुसाइड करने का डेटा। तो ये कौन सी वाली रिसर्च हुई, ये हुई डिडक्टिव, जिसमें हम थ्योरी से डेटा की तरफ गए, यानी दी सुसाइड लिखने का हमने सोचा, फिर हमको 500 का डेटा मिला, तो वो क्या हुआ, थ्योरी से डेटा की तरफ, और ये क्या हुआ, डेटा से थ्योरी की तरफ। अब ये डेटा अगर हम यहां कर देते हैं और ये थ्योरी हम यहां कर देते हैं, तो ये क्या बनेगा, ये कौन सी रिसर्च बन जाएगी, ये बन जाएगी इंडक्टिव। ठीक है, इंडक्टिव में हम क्या करते हैं, इंडक्टिव में डेटा से थ्योरी की तरफ चलते हैं, पहले हम पैसे गिनते हैं, फिर हम देखते हैं कि क्या खरीदा जाए, फिर आते हैं रिसर्च डिजाइन, अनुसंधान की रूपरेखा समझ लेते हैं। एक्सप्लोरेटरी, ठीक है, एक्सप्लोरेटरी में आपको एक शब्द मिलेगा एक्सप्लेन करना, इसको हिंदी में व्याख्यानात्मक अनुसंधान विधि भी कहते हैं। एक्सप्लोरेटरी, आपको इसमें क्या करना है, इसमें होता है आप किसी चीज के बारे में शोध करके आए तो आपको उसकी व्याख्या करनी है। ठीक है, अगर आपके घर में शादी है, ठीक है, या आप कहीं शादी में गए तो आपकी मम्मी ने, आपके पापा ने आपको भेजा कि जाकर देख के आओ कितने लोग आ गए। आप वहां पर गए, आपने देखा कि अभी तो बुआ जी और फूफा जी रह गए हैं और बाकी 200 लोग आ गए। अब फूफा नाराज होंगे तो क्या होगा, वो एक आप फिर घर आएंगे, आप फिर घर आके बताएंगे कि देखो मम्मी अभी इतने लोग 100-200 लोग आ गए हैं लेकिन बुआ और फूफा जी नहीं आए हैं। तो वो आपका वहां पर एक्सप्लेन करना क्या होगा, एक एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन। फिर आता है आपका डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव के बारे में हम जान लेते हैं। मान लीजिए ये एक डॉक्टर का पर्चा है, ठीक है, ये डॉक्टर आपसे पूछता है कि तुमको क्या परेशानी है, या आप खुद ही बोलने लगते हो डॉक्टर के पास जाके, तो आप कहते हो मेरे पेट में दर्द है, मेरे सिर में बहुत दर्द रह रहा है आजकल। फिर वो आपसे कहेगा क्या सिर में दर्द होने के साथ साथ तुम्हारे सीने में भी दर्द होता है, आप कहोगे भाई हाँ सीने में भी होता है। फिर वो पूछेगा सीने में दर्द होता है, क्या तुम्हें यहां पर अपने कान के पीछे कुछ झुंझुनाहट महसूस होती है, आप कहोगे जी हाँ। तो वो क्या हुआ, डॉक्टर ने आपके ऊपर एक रिसर्च करी, आपके ऊपर एक शोध करा, उसने समझा कि आपको बीमारी क्या क्या है, फिर उसने एक डिस्क्रिप्शन लिख कर दिया। डिस्क्रिप्शन क्या होता है, डॉक्टर का पर्चा। डॉक्टर आपको जो एक पर्चा लिखकर देता है ऐसा कुछ, तो वो क्या होता है, वो होता है डॉक्टर का पर्चा यानी डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ये हो गया आपका डिस्क्रिप्टिव मेथड। अब देखते हैं, यहां पर मान लेते हैं हम कि आपको भारत में होने वाली हर रोज जो 7,000 लोगों को खाना नहीं मिलता, वो 3 टाइम का खाना ना मिलने के कारण उनकी मौत हो जाती है। आप कहोगे कि ये बात तो झूठ है, मैं नहीं मानता। तो आप क्या करने जाओगे, आप एक एक्सपेरिमेंट करने जाओगे कि अगर 7,000 लोग एक दिन में 3 टाइम का खाना मिलने की वजह से ही मर रहे हैं, तो मैं एक दिन भूखा रहकर देखता हूं क्या मुझे कुछ होता है या नहीं, क्या मैं मरता हूं या नहीं। तो आपने क्या करा, आपने एक दिन अन्न छोड़ा, आपने एक दिन जल छोड़ा, आप क्या हुए, आप बच गए। फिर आपने सोचोगे कि ये चीज तो झूठ है, लेकिन आपने एक प्रयोग तो करा, आपने कम से कम एक प्रयोग करा। इसको क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को प्रयोगात्मक। ठीक है, प्रयोगात्मक विधि। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है आपका डायग्नोस्टिक। ठीक है, डायग्नोस्टिक, डॉक्टर ने आपको पर्चा लिख कर दे दिया, वो भी क्योंकि उसने आपको डायग्नोस कर लिया है। आपने यहां देखा प्रयोग करके कि भाई हाँ सच में मुझे तो सुबह से रात तक तो भाई मेरी तो हालत खराब हो गई, या पूरे 1 हफ्ते में या 1 महीने में या 6 महीने में अगर मैं भूखा रहूं तो क्या होगा। तो आपने क्या करा, आपने उसका अब इलाज करने का सोचा। आप सोचोगे कि अब मैं इस चीज को खत्म कर दूंगा, मैं इस चीज को सही करूंगा। तो वो सही करना कौन सी विधि कहलाएगी, ये डायग्नोस विधि कहलाएगी, यानी आप उस चीज को फिर सही करते हो। ठीक है, आपने उस चीज को क्या करा, सही करा। फिर आपके पास देखिए अगला आ जाता है केस स्टडी यानी कंटेंट एनालिसिस। कंटेंट एनालिसिस और केस स्टडी में थोड़ा सा फर्क है, समझते हैं। केस स्टडी में क्या होता है, जैसे कुछ साल पहले दिल्ली में हुए
आरुषि तलवार के हत्याकांड को लेकर बहुत ज्यादा सिचुएशन ऊपर नीचे रही। फिर कुछ दिन बाद या अगले दिन कह सकते हैं कि उनके नौकर हेमराज की डेड बॉडी मिली। हेमराज का भी मर्डर हुआ था। तो क्या हेमराज ने आरुषि तलवार का मर्डर करा और फिर उसके बाद आत्महत्या कर ली, या कुछ गलत स्थिति देख ली गई आरुषि तलवार के माता पिता के द्वारा, ठीक है, राजेश तलवार और नुपुल तलवार के द्वारा, और उन्होंने हेमराज और आरुषि तलवार का मर्डर कर दिया। अब इस चीज को मानो आज इस चीज को फिर से खोजा जाए तो और कोई नया डिटेक्टिव आए, वो इस चीज को कहां से शुरू करेगा? फिर से वो इस चीज को आरुषि तलवार के घर से ही शुरू करेगा, यानी गहराई में जाएगा, फिर से जहां से वो चीज शुरू हुई थी उसकी और गहराई में जाएगा और पता करेगा कि ये चीज कहां से शुरू हुई और कहां आकर खत्म हुई, इसकी सही वजह क्या है। वो चीज क्या कहलाएगी? केस स्टडी। केस स्टडी को हिंदी में घटनाजन्य विज्ञान कहते हैं, घटनाजन्य अनुसंधान विज्ञान कहते हैं। जब भी कोई घटना घटित होती है वो एक केस कहलाती है। जैसे आप सब सीआईडी या क्राइम पेट्रोल देखते हैं, उसमें वो हर एक एपिसोड एक एक केस स्टडी ही होता है, ठीक है। फिर आते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड पर, अवलोकन विधि, ठीक है। अवलोकन विधि क्या होती है? ऑब्जर्व करना क्या होता है? आप देखिए, जैसे आप किसी शादी में गए या आप कहीं घूमने गए तो आपने वहां पर कुछ चीजें ऑब्जर्व की। आप देख रहे हैं कि मैं पिछली बार यहां आया था तो इस नदी में बहुत पानी था और इस बार आया हूं तो इस नदी में कम पानी है या ये सूखने की कगार पे है, या मैं पिछली बार यहां आया था तो इस ऑफिस में काम करने वाला ये आदमी तब भी इतना ही आलसी था और आज भी इतना ही आलसी है। तो आप क्या कर रहे हो? आप उसको बोल तो रहे नहीं हो कि तुम तब भी इतने आलसी थे, अब भी इतने आलसी हो। आप उसको कुछ भी ना कहकर आप क्या करोगे? आप करोगे वॉच। आप सिर्फ उसको देखोगे, नॉट आस्क। आप देख रहे हो कि आपकी एक दुकान है, आप उस दुकान में रोज पैसे छोड़ के चले जाते हो, तो वहां पर क्या होता है? रोज 10 रुपए गायब हो रहे हैं, 20 रुपए गायब हो रहे हैं, 4 दिन में वो 40 रुपए गायब हुए। तो वो क्या हुआ? वहां पर क्या हुआ? आप उसको चीज को देख रहे हो जब तक चोर आपकी पकड़ में नहीं आता। वो आप क्या कर रहे हो? आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो। जैसे माँ बाप अपने छोटे बच्चे को ऑब्जर्व करते हैं, उसको छोटा छोटा चलते फिरते देखकर, उसको घुटनों पे चलते देखकर, उसको गिरते पड़ते देखकर वो क्या करते हैं? उसको ऑब्जर्व करते हैं। अब ऑब्जर्वेशन में पार्टिसिपेंट भी हो सकते हैं और नॉन पार्टिसिपेंट भी हो सकते हैं। अब ये पार्टिसिपेंट क्या होता है और नॉन पार्टिसिपेंट क्या होता है? पार्टिसिपेंट होता है प्रतिभागी, ठीक है, प्रतिभागी। अब ये प्रतिभागी कौन है? प्रतिभागी होते हैं, जैसे एक पुलिस की भर्ती चल रही है, आपने एक पुलिस का फॉर्म डाला, आप वहां पर ट्रेनिंग पर चले गए या आप एग्जाम देने चले गए। दूसरी तरफ होता है आपने फॉर्म नहीं डाला, ठीक है। अगर आपने फॉर्म नहीं डाला तो आप उस एग्जाम को लिखेंगे भी नहीं, आप उस भर्ती में भी नहीं जाएंगे, आप वहां पर ट्रेनिंग लेने भी नहीं जाएंगे। तो ये क्या होगा? प्रतिभागी और अप्रतिभागी, यानी पार्टिसिपेंट और नॉन पार्टिसिपेंट, ठीक है। फिर अगला देखते हैं प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, समस्या निर्धारण। नो रिसर्च विदाउट प्रॉब्लम। आपके सिर में खुजली हो रही होगी, आप तभी तो खुजाओगे ना। आपकी पैंट उधर रही होगी, आप तभी बेल्ट बांधोगे या बटन लगाओगे, ठीक है। वो क्या है? जब भी किसी जगह पर कोई समस्या होती है तभी वो निर्धारण होता है, तभी उसका निवारण होता है। जैसा श्री कृष्ण ने उसमें भगवत गीता में कहा, हाँ बेशक महाभारत में कहा है, महाभारत से ही तो भगवत गीता निकली है। तो श्री कृष्ण वहां पर क्या कहते हैं? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिन भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मान श्रद्धाम्यहम्। मतलब कोई प्रॉब्लम होगी तभी तो किसी का रूप नया निकलेगा, तभी तो कोई ना कोई नया रूप धारण करेगा। हर धर्म में ऐसी बात होती है, हर धर्म में समस्या का निर्धारण होता है, हर इंसान में अपने लिए समस्या का निर्धारण होता है। अगर यहां पर देखिए, अब ये पेन गिरा, मैंने इसको उठाया, ये क्या है? ये एक समस्या पैदा हुई, मैंने इसको तभी तो उठाया, मुझे इसकी जरूरत थी तभी तो उठाया। जब जिस चीज की जरूरत पैदा होती है तभी उस चीज की जरूरत बनती है। प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, समस्या निर्धारण। नो रिसर्च विदाउट प्रॉब्लम, समस्या के बिना कोई भी पुनः शोध नहीं होता, कोई भी रिसर्च नहीं होती। फिर आते हैं वेरिएबल यानी चर पर। चर क्या होता है? व्हाट चेंज और व्हाट अफेक्ट, ठीक है। वेरिएबल यानी सीढ़ियां, चर यानी सीढ़ियां। अब इसके टाइप क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, किसी पे निर्भर और किसी पे जो निर्भर नहीं होता। अब निर्भर क्या है? अगर आपको एक गांव में रिसर्च करनी है, मान लीजिए आप एक गांव में गए तो आपको उस गांव में रिसर्च करनी है, तो आप
खुले रूप से उस गांव में जा सकते हैं और उस गांव में रिसर्च कर सकते हैं। आपको रिसर्च में क्या करना होगा, आपको मान लीजिए आपको वहां की मिट्टी का रिसर्च करना है, तो आप एक गांव में जाएंगे, किसी खेत की मिट्टी उठाएंगे, उसको डालेंगे फ्लास्क वगैरह में, उसको घोलेंगे, उस पर एक रिसर्च करेंगे। ठीक है, वो क्या हुआ, एक खुला रिसर्च हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ। आप चाहे तो उस गांव में बैलगाड़ी में बैठ के जा सकते हैं, आप चाहे तो उस गांव में एक हेलीकॉप्टर लेके जा सकते हैं, आप चाहे तो उस गांव में कोई भी साधन लेके जा सकते हैं, आप अपना साथ में चलता फिरता एक होटल लेके जा सकते हैं, लेकिन वो निर्भर किस पर करेगा, आप पर निर्भर करेगा। ये होता है इंडिपेंडेंट यानी खुला शोध। फिर आता है डिपेंडेंट, जो किसी पर निर्भर हो। मान लीजिए आपको कोई केस स्टडी करनी है, तो उस केस स्टडी में एक तो वो व्यक्ति होगा जिसने मर्डर किया, एक तो वो जिसने घटना को अंजाम दिया, और एक वो जिसके साथ वो घटना घटित हुई। तो आप वहां पर क्या करेंगे, अगर मान लीजिए वो व्यक्ति जेल में है जिसने उस घटना को अंजाम दिया, तो आपको इसका इंतजार करना पड़ेगा कि कब आपको सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट उसका ऑर्डर देगा, कब जेल की हालत ऐसी होगी कि आप उस व्यक्ति से मिल पाए। तो ये क्या होगा, ये डिपेंडेंट है। आप एक अधिशासन प्रणाली पर निर्भर हैं कि मैं इस रिसर्च को कर पाऊंगा या नहीं। फिर आता है आपका इंटरव्यूइंग मेथड। इंटरव्यू में क्या होता है, जैसे 26/11 के हमले में, 26/11 के हमले में अजमल अब्दुल कसाब भारत आया नदी के रास्ते। ठीक है, तो उसको बाद में क्या करा गया, उससे बाद में पूछा गया कहां पर, तुम्हारा मकसद क्या था, तुम भारत आए क्यों थे, अगर इतना ही कत्लेआम मचाना था, ये सब करना था, तो तुम भारत ही क्यों आए, तुमने कोई और देश क्यों नहीं चुना। चलिए, इतनी सारी बातें हुई। अब वो बातें जो वो पूछ रहे थे, जो इंस्पेक्टर और अजमल अब्दुल कसाब बैठा था, उन दोनों के बीच में जो बात चल रही थी, वो बात क्या हुई, वो इंटरव्यू था, वो एक इंटेरोगेशन था। पीछे कोई मीडिया था, वो उसका इंटरव्यू ले रहे थे कि तुमने ऐसा क्यों किया। आप जानते हैं इस इंटरव्यू में अंत में जब फांसी हुई तो अजमल अब्दुल कसाब ने क्या कहा, अब्दुल कसाब ने कहा कि आप लोग जीत गए और हम हार गए। उसने हम की बात क्यों करी, उसने हम इसलिए लगाया क्योंकि वो उन लोगों को बताना चाहता था जो उसको पीछे से मजबूती दे रहे थे कि तू जा, तू ऐसा कत्लेआम मचा। इस चीज को क्या कहते हैं, इंटरव्यूइंग मेथड। इंटरव्यू हर तरीके की दो लोगों की बात इंटरव्यू नहीं हो सकती। जब आपसे कोई आपकी जानकारियां इकट्ठा कर रहा है, आप किसी कंपनी में इंटरव्यू दे रहे हैं, आप एक कंपनी में जाते हैं, क्यों जाते हैं, आप इंटरव्यू देने जाते हैं अगर आपको नौकरी चाहिए तो। वही होता है इंटरव्यू। इंटर यानी अंदर, व्यू मतलब देखना, भीतर तक देखना। तुम कहां पैदा हुए, कहां पढ़े, फिर कहां पढ़े, फिर कौन सी नौकरी करी, अब क्या करोगे और तब क्या करना चाहते हो, या हमारा तुमसे क्या फायदा है, वो चीज क्या है, इंटरव्यूइंग। फिर आते हैं इंटरव्यू और क्वेश्चनियर, साक्षात्कार और प्रश्नावली, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड या सेमी स्ट्रक्चर्ड। इंटरव्यू के बारे में आपने समझा। ठीक है, इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में एक खास बात यह है कि इंटरव्यू कभी अकेले नहीं होता। इंटरव्यू होता है दो से अधिक लोग। ठीक है, इंटरव्यू क्या है, दो से अधिक लोगों में होता है। जैसे दो लोग आपस में बैठे हैं, वो एक दूसरे का इंटरव्यू ले रहे हैं, या कोई एक बड़ा व्यक्ति, बड़ा पदाधिकारी छोटे व्यक्ति का इंटरव्यू ले रहा है, या हो सकता है इंटरव्यू ऐसे भी हो सकता है कि कोई दो लड़का लड़की मिले, वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, कोई एक की जानकारी ले रहा है, कोई एक दूसरे की जानकारी ले रहा है, वो चीज भी क्या हो सकती है, इंटरव्यूइंग मेथड। ठीक है, आप लोगों ने इंटरव्यू मेथड को बहुत अच्छे से समझ लिया है अब तक। फिर आता है क्वेश्चनियर। क्वेश्चनियर क्या होता है, देखिए इंटरव्यू मेथड और क्वेश्चनियर ये दोनों बहुत ज्यादा मिलती हुई चीजें हैं। कई बार तो आप इंटरव्यू सीधा सीधा पूछ लेते हो, कई बार आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन डिसाइड करके रखने पड़ते हैं। अब मानिए आपकी पंसारी की दुकान है, या आपकी ज्वेलर की दुकान है, आपकी ज्वेलर शॉप है, तो आप वहां पर आपके यहां कोई काम करने आएगा, आप उससे क्या पूछोगे, आप उससे पूछोगे कि आज सोने के भाव पर 25% तक का छूट है। अब कोई ग्राहक आया, आपने उसको सोने का रेट थोड़ा सा ज्यादा बताया, और उसी ज्यादा बताए हुए रेट में से आपको 25% निकालना भी है और कमाना भी है। तो आप इस तरीके से उसका, इस मेथड में इंटरव्यू, ये क्वेश्चन पूछ कर लोगे ना। ठीक है, आप मान लीजिए किसी
कार की कंपनी में गए, आप किसी कार के शोरूम में काम करने लगे, तो वो क्या होगा, मैं चाहता हूं आप सबका अपना कार का शोरूम हो, काम करने कार के शोरूम में ना जाएं, आपका खुद का कार का शोरूम हो। तो वहां पर क्या होगा, वहां पर आपसे पूछा जाएगा कि कैसे कैसे गाड़ी के रेट ज्यादा बताने हैं, कैसे कैसे आरटीओ समझाना है, कैसे कैसे और बाकी सारे टैक्स, जो भी सारे टैक्स हैं वो कैसे कैसे उसको बताना है। तो वो क्या चीज होगी, आपका एक उस तरीके का इंटरव्यू होगा और उसी में उसके हिसाब से क्वेश्चन डिसाइड होंगे। ये दोनों एक ही जगह पर जाकर मिलते हैं, ठीक है। जैसी फील्ड होगी, ठीक है, जैसा विषय या जैसा सब्जेक्ट होगा, वैसा ही इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। समझ में आ रहा है ना आपको? ट्रायंगुलेशन, त्रिकोण विधि। अब इसमें क्या है, इस विधि में आता है डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लोरेटरी और डेटा। इसमें आपको क्या करना है, त्रिकोण, ठीक है, आपके पास ये चीज आई, आपके पास आया डेटा, ठीक है, आपके पास आया डेटा, आपने क्या करा, आपने उसका एक डिस्क्रिप्शन बनाया। अब ये सारी चीजें इसके बाद क्या हुई, आपको उसको एक्सप्लेन भी तो करना है ना बाबू, ठीक है, आपको क्या करना है, आपको उसकी व्याख्या भी तो करनी है। तो ये क्या चीज बनेगी, डेटा, डिस्क्रिप्शन और एक्सप्लेन। डेटा, डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेन, फिर क्या आपके पास नया डेटा आएगा, फिर से शुरू करते हैं इसको, डेटा, डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेन, फिर आपके पास नया डेटा आया, डेटा, डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेन। ऐसे ही ये चेन बार बार एक दूसरे के आगे पीछे घूमती रहेगी, आपको नया डेटा मिलता रहेगा और वो फिर नया डेटा आपको और नया डेटा देता रहेगा, ठीक है। फिर आते हैं हाइपोथेसिस, परिकल्पना। स्मार्ट गैस करते हैं, इसका एक स्मार्ट गैस करते हैं, चलिए, नुल और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस होती क्या है, हाइपोथेसिस, ठीक है, हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस। अब ये जो हाइप है, ठीक है, HYP, हाइप, हाइप आप सब समझते हैं ना कि इसकी तो बहुत हाइप है। अब इसको आप एक वर्ड ले सकते हैं, हाई, ठीक है, हाई थीसिस यानी ऊपर की, सिर्फ ऊपर की, यानी सोची समझी गई सिर्फ बात। अभी वो सिर्फ एक क्या है, वो सिर्फ अभी है एक परिकल्पना। क्या है, परि प्लस कल्पना, परि प्लस कल्पना। अब ये परिकल्पना क्या है, आप कल्पना में परि क्यों जोड़ा गया, देखिए आप सबने हमेशा कभी ना कभी कोई फिल्म में ड्रैगन के बारे में सुना होगा, आपने गॉडजिला और ड्रैगन देखी होगी, तो उन चीजों में क्या है, वो एक हाइपोथेसिस तो है। हॉलीवुड की ज्यादातर फिल्में कैसे बनती है, हाइपोथेसिस बेस्ड ही बनती हैं। भारत की फिल्मों में बहुत थोड़ी बहुत सच्चाई हो सकती है, लेकिन हॉलीवुड की फिल्मों में क्या है, वो बहुत ज्यादा हाइपोथेसिस में फिल्म बनाते हैं। अगर आप ये सोचोगे कि अगर साइकिल और कार छोड़ के आप अपने घर सीधा आप अपने ऑफिस के टेरेस पे जाओ, वहां से खुद कोई चीज पहनो और उड़ के अपने घर पहुंच जाओ और अपने घर के छत पे उतर जाओ, तो वो एक चीज अभी क्या है, हाइपोथेसिस है, ठीक है, हाइपोथेसिस है, परिकल्पना है, यानी पहले सोचो, पहले उस चीज का प्लान बनाया गया। अभी तो मैं सोच ही रहा हूं, जैसे मुझे अभी सोचना है कि मेरी एक जगह नौकरी लगी और मेरी सैलरी लाखों में है, तो वो चीज क्या है, वो हाइपोथेसिस है, वो अभी मेरा हाइपोथेसिस है, अभी मेरा हाइप है, अभी मैं ऐसा सोचता हूं, उस चीज पे अभी ज्यादा वर्क नहीं हुआ है, ना ही मैंने कोई ऐसी जगह ढूंढी है। वो चीज क्या है, हाइपोथेसिस यानी परिकल्पना। आप लोग आराम से समझें इस चीज को। अच्छा, हाइपोथेसिस में एक चीज और समझ लेते हैं, हाइपोथेसिस में एक चीज होती है पायलट सर्वे, ठीक है, क्या होता है, पायलट सर्वे, यानी PILOT, पायलट, SURVEY, पायलट सर्वे। पायलट सर्वे क्या होता है, पायलट, हाँ वही पायलट जो हवाई जहाज उड़ाता है, वही पायलट। अब वो पायलट क्या है, देखिए अगर कोई पायलट है वो हवाई जहाज उड़ा रहा है, तो वो नीचे की धरती भी तो देख रहा है ना, वो नीचे देख रहा है उस चीज को कि कैसे कैसे लोग हैं, लोग तो अगर उसे दिख जाएं तो, या कौन सी जमीन खाली है, कौन सी बंजर है, किस पर फसल उगी हुई है, किसी पर कौन सा गड्ढा नदी बन चुका है, या कौन सा गड्ढा सूख चुका है, कौन सा तालाब सूख चुका है, तो वो क्या होगी, वो पायलट सर्वे है, जो ऊपर ऊपर से सर्वेक्षण करते हैं। अगर मानो आपको वैष्णो देवी की माता वैष्णो देवी का आपको दर्शन करने जाना है, तो आप क्या करेंगे, आप पहले देखेंगे टिकट,
पहले आप अपने दिमाग में सोचेंगे कि हाँ वैष्णो देवी जाना है। कोई भी चीज कहां से शुरू होगी? वैष्णो देवी। बस आपको एक वर्ड मिला, आपने सोचा अजमेर, आपको एक वर्ड मिला, ठीक है। अब आपने क्या करा? आपने उस चीज की हाइपोथेसिस शुरू कर दी है, आपने हाइपोथेसिस शुरू कर दी है, ठीक है। वही चीज क्या है? पायलट सर्वे। वही हाइपोथेसिस ही पायलट सर्वे बन जाती है, ऊपर ऊपर से देखी गई चीज। थिंकिंग आउट लाउड रिसर्च तभी होती है जब आप उससे भी ज्यादा सोच सकें। अब मान लीजिए हाल ही की रिसर्च है कि चलती हुई कार सूरज से अपने आप चार्ज हो जाएगी। अब वो अभी तक क्या था? वो एक हाइपोथेसिस था कि ऐसी गाड़ी बन जाए जो बस सूरज से चार्ज होती रहे। फिर सूरज से तो चार्ज बना नहीं, उन्होंने सोलर सिस्टम बनाया, सोलर सिस्टम से बिजली भी आ रही है। अब वही सिस्टम गाड़ियों में भी लगा दिया जा रहा है। वो सारी चीजें क्या है? ये एक मात्र उदाहरण है, लेकिन ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें हैं हाइपोथेसिस और रिसर्च। बिना हाइपोथेसिस के रिसर्च नहीं हो सकती, और रिसर्च के बिना हाइपोथेसिस भी अधूरा है। हम दिन में लाखों बार हाइपोथेसिस करते हैं, हर चीज का कोई ना कोई हाइपोथेसिस करते रहते हैं। अभी मान लीजिए मैं एक हाइपोथेसिस कर लेता हूं किसी भी चीज की, क्या मैंने वो अभी अभी पूरा कर लिया? नहीं करा। हाइपोथेसिस हाइप है, यानी ऊंची चीज है, वो अभी सिर्फ हमारे द्वारा सोची ही जा सकती है, अभी उस पर काम नहीं करा गया। जब उस पर काम होने लग जाएगा तो वो चीज क्या होगी? या तो वो सर्च होगा, या तो वो खोज होगा, या वो रिसर्च होगा, या तो वो किसी ऐसी चीज की खोज होगा जो पहले खोजी जा चुकी है, फिर वो रिसर्च बन गई, या वो ऐसी चीज है जो आज तक खोजी नहीं गई और वो अभी पहली सर्च बनेगी। इसी के साथ ये टॉपिक यहीं खत्म करते हैं। हमने अच्छा इसको देख लेते हैं, हमने इसको पढ़ा क्या था। इसी के साथ रिसर्च की ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। आप इस ट्रिक को याद रखिएगा। ट्रिक का नाम क्या था? सर कॉप विद फास्ट डेटा। फिर से दोहरा देता हूं, सर कॉप विद फास्ट डेटा। बने रहिए मेरे साथ इस सोशियोलॉजिकल स्पेस में। मेरा नाम अंकित, नमस्कार।